नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपदा कितनी ही कड़ी क्यों ना हो, लेकिन विदेशों में हमारे नागरिक हमारे अपने हैं और भारत सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी है। यही संदेश दे रही है भारत सरकार आज एक बार फिर आपदा में फंसे हमारे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए। कोरोना की वजह से मुश्किल संकट पूरे विश्व के सामने है, लेकिन इस संकट की घड़ी में सरकार हमारे देशवासियों के साथ है और इसीलिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई से की जा रही है। यानी हवाई जहाजों के जरिए और समुद्री रास्ते से भी इन फंसे हुए नागरिकों को देश वापस लाने का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा, जिसकी आज घोषणा की गई। लेकिन साथ ही साथ आज छात्रों के लिए भी अहम घोषणा हुई है और वो ये कि जेईई मेंस की तिथि के साथ साथ नीट एग्जाम की भी डेट्स की घोषणा हो चुकी है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये सब कुछ होगा न्यूज नाइट में, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार 7 मई से 13 मई तक 64 उड़ानें करेगी संचालित। केवल एसिम्प्टोमेटिक नागरिकों को ही आने की मिलेगी इजाजत। गृह मंत्रालय फंसे नागरिकों को लाने के लिए एसओपी की जारी। नौसेना ने नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर की बात। दोनों नेताओं के बीच कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने संकट के प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पीएम कोस्टा की सराहना की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी जेईई और नीट परीक्षा की तिथियों की घोषणा की। जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच, जबकि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। जेईई एडवांस परीक्षा का अगस्त में आयोजन। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के साथ तैयारियों पर मंत्री समूह की बैठक में हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर दिया जोर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 31,967। 13,160 मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमण की चपेट में आने से 1,583 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक में कोविड-19 की स्थिति पर की गई समीक्षा। नम आंखों से शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और शहीद मेजर अनुज को दी गई अंतिम विदाई। वहीं श्रीनगर में सीआरपीएफ के 3 जवानों को भी दी गई श्रद्धांजलि। बडगाम में ताजा आतंकी हमले में 1 नागरिक और 3 जवान घायल। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही है वृद्धि। अभी तक करीब 36 लाख लोग संक्रमित। 2,51,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में 11,80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और 69,000 से अधिक लोगों की मौत। सबसे पहले आइए भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की क्या स्थिति है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करें तो संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 31,967 पहुंच गई है और देश भर में 13,160 मरीज ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,583 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सरकार की यही कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके और इसीलिए लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। और आज गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी की प्रक्रिया 7 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी और इस काम में भारत सरकार नौसेना की भी सहायता लेगी। उड़ान से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और भारत आने के बाद इन लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए अब तक 62 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा चुका है।
बाहर निकलते समय हर किसी को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ये कुछ राष्ट्रीय निर्देश हैं जिन्हें आज जारी किया गया है। वहीं यह भी कहा गया है कि लोग आपस में 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखें। ये कुछ निर्देश हैं जिनका पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि सड़कों पर या खुली जगह पर थूकना दंडनीय अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है। एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकते। इस बात का भी ख्याल दुकानदार के साथ खरीदार को भी रखना होगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा। तो जब भी आप बाहर निकले कृपया ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। कई आयोजनों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे विवाह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन यह भी सशर्त किया जाएगा। शव यात्रा में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। और वहीं कार्यालयों की बात करें तो कार्यस्थलों पर कुछ नियम जरूरी हैं, जैसे हैंड वॉश, सैनिटाइजर और साफ सफाई का होना अनिवार्य है। इसके अलावा काम के दौरान सभी कर्मचारी फेस मास्क लगाए होने चाहिए। तो फेस मास्क लगाना जरूरी है अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं। ऑफिस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए, यानी 2 गज दूरी। इस नियम का पालन सभी के द्वारा किया जाना जरूरी है। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। तो सभी कर्मचारी जो ऑफिस जा रहे हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। और अब बात करते हैं उन भारतीयों की जो कोरोना संकट के इस दौर में विदेशों में फंसे हुए हैं और अपने देश वापस आना चाहते हैं। चूंकि अन्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई हुई है, लिहाजा देश वापसी की कोई राह नजर नहीं आ रही। और इन हालात में भारत सरकार एक बार फिर इनकी सहायता के लिए आगे आई है। 7 मई यानी परसों से वंदे भारत मिशन शुरू हो रहा है। इस मिशन की व्यापकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 2 लाख भारतीयों ने अभी तक स्वदेश वापसी की इच्छा जाहिर की है, लेकिन ये आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापस भारत लाने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में पूरी योजना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किए गए हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विमानों का परिचालन होगा, जिसके लिए विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। This is easily the most comprehensive and complicated and challenging evacuation plans, because it's not a evacuation plan which is being held in a normal setting. I mean, we are dealing with an invisible enemy. We are dealing with a virus whose behavior is difficult to predict. And any plan that we make, when we did a civil aviation lockdown, we did it in the expectation that after a while we will get a control on the numbers. And I'm very happy to share with you my assessment that the Prime Minister's very bold, timely and early action has been able to contain the overall numbers. उड्डयन मंत्रालय ने पहले सप्ताह में 64 उड़ानों के जरिए 14,800 फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की योजना तैयार की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसमें राज्य सरकारों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित एजेंसियां और मंत्रालय व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए नियमों का पालन और पूरी एहतियात अत्यंत आवश्यक है। As the Ministry of External Affairs and the other concerned agencies, the concerned state governments considered this number, it is my understanding that the indication was that many more people, that is over and above the 190,000 expressed an interest to travel. But definitely we will have to make sure that we deal with numbers which can be transported safely and which are welcomed by the receiving states, along with all the health infrastructure that will be required. इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि वंदे भारत मिशन की तैयारियां शुरू हैं, सभी लोग भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दरअसल वंदे भारत मिशन कोरोना के चलते एक जटिल और अत्यंत व्यापक मिशन है, लेकिन भारत सरकार हर आपदा की स्थिति में हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी रही है।
कोरोना आपदा के समय भी जहां वुहान, ईरान जैसे संक्रमित देशों से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है, तो वहीं इससे पहले भी खतरनाक हालात में आपदाओं के वक्त यमन जैसे देशों से भी भारत सरकार भारतीयों ही नहीं, अन्य देशों के नागरिकों को भी निकालने में पीछे नहीं रही है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़। तो हर मुश्किल वक्त में अपने नागरिकों का पूरा ख्याल रख रही है भारत सरकार, और आज का वक्त जब कोरोना संकट से पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में भी विदेशों में जितने हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार अब अभियान शुरू कर रही है। आइए आपको इस विशेष बचाव अभियान के बारे में बता देते हैं, क्योंकि विदेशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ये एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो एक बहुत ही जटिल अभियान है। 7 मई से इस अभियान की शुरुआत होगी। जैसा हम कह चुके हैं कि चरणबद्ध तरीके से ये आगे बढ़ेगा। हवाई जहाज के साथ साथ नौसेना के जहाजों का भी इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। विदेशों में जितने भी भारतीय दूतावास हैं, जितने भी उच्चायोग हैं, अब वो उन लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं जो भारत वापस आना चाहते हैं। ये बताया गया है कि ये गैर अनुसूचित, नॉन शेड्यूल्ड वाणिज्यिक यानी कमर्शियल उड़ानें हैं, जिसके लिए जो आना चाहते हैं उन्हें इसके लिए किराया भी देना होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आपको प्रक्रिया से भी रूबरू करा देते हैं कि उड़ान से पहले की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले उड़ान पर चढ़ने से पहले, यानी जिस वक्त सेलेक्ट किया जाएगा कौन लोग जा सकते हैं, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। जो बिना लक्षण वाले हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, सिर्फ उन्हीं को जाने की अनुमति मिलेगी। जब एक बार वो फ्लाइट में चढ़ जाते हैं तो स्वास्थ्य और उड्डयन मंत्रालय ने जो प्रोटोकॉल जारी किया है उसका पूरा पालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर किस प्रक्रिया का पालन होगा? सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जाना जरूरी है। उसके बाद मेडिकल जांच की जाएगी और उसके बाद मेडिकल जांच के आधार पर या तो अस्पताल भेजा जाएगा या फिर क्वारंटीन में भेजा जाएगा। इसके बाद 14 दिन के बाद फिर से टेस्ट किया जाएगा और जो परिणाम आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता देते हैं अब कि विदेश से वापसी का ये जो पहला चरण है ये 7 मई से 13 मई तक चलेगा। अब इसमें अलग अलग देशों की बात करें तो 12 देश इस पहले चरण में हैं, जिनके लिए 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी, जिनके जरिए लगभग 15,000 भारतीयों को देश वापस लाया जाएगा। अगर इन देशों की एक बार सूची आपके सामने प्रस्तुत करें तो आपको बताएं कि संयुक्त अरब अमीरात, जहां से अबू धाबी, दुबई, शारजा तीनों जगह से फ्लाइट्स चलेंगी, 10 उड़ानें हैं वहां से। सऊदी अरब में रियाद, दम्मान और जेद्दा तीनों जगह से लगभग 5 उड़ानें हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान से भी उड़ानें, यानी 6 खाड़ी देशों से 26 उड़ानें हैं जो लोगों को वापस लेकर आएंगी। इसके अलावा इसी चरण में बात करें तो अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन, इन 4 जगह से उड़ानें होंगी। 7 उड़ानें हैं। सिंगापुर, फिलीपींस, बांग्लादेश, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, यहां से भी ये उड़ानों का आंकड़ा आपके सामने दिखा रहे हैं। ये इतनी उड़ानें संचालित की जाएंगी और हर उड़ान के तहत भी देखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इसलिए कहा जा रहा है लगभग 200 से ज्यादा लोग शायद एक उड़ान में ना बैठा सकें। कितने उड़ानें हैं और कहां पहुंचेंगी उड़ानें? केरल में 7 देशों से 15 उड़ानें आएंगी, जिसमें 3,100 से ज्यादा यात्री आएंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, जहां पर उड़ानें पहुंचेंगी इन देशों से, और उसके आधार पर यात्रियों का आंकड़ा है जो दिखाता है कि इतने यात्री इन राज्यों में पहुंचेंगे। तो ये 1 हफ्ते का पहला चरण है जिसको लेकर ये तमाम आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं किन राज्यों में पहुंचेंगी तो आपको बता देते हैं कि दिल्ली में भी 9 देशों से 11 उड़ानें आएंगी। हालांकि इनको लेकर यात्रियों का आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक ही देश से उड़ान पहुंचेगी और 200 यात्री वापस भेजे जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 उड़ानों के जरिए 600 यात्री जम्मू कश्मीर भी पहुंचेंगे। तो ये विभिन्न राज्य हैं जहां पर उड़ानें पहुंचेंगी और ये तमाम लोग जो हैं ये इन उड़ानों के जरिए इन राज्यों पे पहुंचेंगे, जहां पर जाने के बाद राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां से आगे की प्रक्रिया राज्य सरकारों के जरिए आगे बढ़ाई जाएगी। ऐसे में उनकी टेस्टिंग करना, उन्हें क्वारंटीन करना, इसको लेकर भी विभिन्न जो एजेंसियां हैं वो अभी से काम में जुट गई हैं, क्योंकि जैसा कि नागरिक विमानन मंत्री ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि राज्य सरकारों का पूरा सहयोग मिले, क्योंकि उसी के आधार पर हम कोरोना के संक्रमण को थामते हुए इन लोगों को सही इनके गृह राज्यों के साथ साथ गृह शहरों और गांवों तक भी पहुंचा सकें। वहीं आज जैसा कि हमने कहा कि हवाई जहाज के साथ साथ समुद्री रास्ते से भी इन विदेशों से इन तमाम भारतीयों को देश वापस लाया जाएगा, और इसी के तहत भारतीय नौसेना ने विदेशों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के एक राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसका अर्थ है सी ब्रिज, ये शुरू किया है। भारतीय नौसेना के जहाज जलशवा और मगर मालदीव की ओर रवाना भी हो चुके हैं और पहले चरण में 8 मई से निकासी अभियान शुरू हो जाएगा।
मालदीव में भारतीय मिशन नौसेना के जहाजों द्वारा निकाले जाने वाले भारतीय नागरिकों की एक सूची भी तैयार कर रहा है और इसके लिए जो जरूरी चिकित्सा स्क्रीनिंग है उसकी सुविधा भी उच्चायोग के द्वारा प्रदान की जाएगी। पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 व्यक्तियों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई है। आइए देखते हैं मालदीव पर हमारे कोलंबो संवाददाता संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त पूरी तरह से सक्रिय है और इस बाबत माले से कोची के बीच पहली नाव सेवा शुक्रवार को संचालित होगी, जो लगभग 700 भारतीयों को वापस लाएगी। शुरुआत में उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो निजी चिकित्सा आपदा या रोजगार सेवाओं से प्रभावित हैं। वहीं पर्यटन के लिहाज से फंसे कुछ दर्जन भारतीय भी इस पहली खेप में शामिल होंगे। मालदीव में 25,000 से ज़्यादा भारतीय हैं जो मुख्यतः दक्षिणी राज्यों से आते हैं और यहाँ की पर्यटन और अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। कोविड आपदा ने जहाँ सैकड़ों लोगों के रोजगार और व्यापार प्रभावित किए हैं, वहीं कईयों को निजी कारणों से परिजनों के पास जाने की ज़रूरत है। अब तक 50 से ज़्यादा भारतीय कोविड से ग्रस्त हुए हैं और राजधानी माले में कोविड संकट भी कईयों के वापसी का कारण बन रहा है। आने वाले दिनों में भारत सरकार के प्लान पर मालदीव में सैकड़ों भारतीयों की निगाहें टिकी हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। और अब सीधे चलते हैं हमारे इस पूरे मुद्दे पर। आज यही इसी से जुड़ा हमारा विशेष भी है और इसी पर बात करेंगे आज हम। और आज का हमारा विशेष भी है कि विदेशों में फंसे भारतीयों के साथ खड़ी है सरकार। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप से जुड़ रहे हैं मोहन कुमार जी। आप फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, आप फ्रांस में भी रह चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। स्वागत है आपका मोहन जी। और साथ ही दुबई संवाददाता हमारे साथ कंचन प्रसाद भी जुड़ रही हैं। कंचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कंचन जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस वक्त तमाम SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस भी मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की जा रही हैं। अब सबकी नज़र इसी पर है कि कैसे ये सब कुछ क्रियान्वित होता है। तो आपके पास क्या खबर है, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि UAE में तो 3 जगह से चलेंगी ये फ्लाइट्स, तो कितना आंकड़ा है आपके पास अभी तक, कितना आंकड़ा पहुंच पा रहा है कि कितने लोग आना चाहते हैं? बहुत बड़ी तादाद है भारतीयों की जो गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। बिल्कुल ममता, यहाँ पे जो अबू धाबी स्थित दूतावास है और दुबई में जो काउंसलेट है, दोनों ही पूरी तरीके से सक्रिय हैं कि जितने लोगों ने ई पोर्टल पे पहले रजिस्टर किया था, पहले तो उन लोगों तक वो पहुंचे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि एक ऑपरेशन रूम बनाया है जिसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ऑफिसर्स हैं कॉन्सुलेट के, और उसके अलावा जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और उनके वॉलंटियर्स भी इस ऑपरेशन रूम में हैं। और यहाँ पे कम से कम 2 दर्जन फोन लाइन लगाई गई हैं और इसके द्वारा वो लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने ई पोर्टल पे पहले रजिस्टर किया था। तो आज पहले ही दिन में लगभग उन्होंने 4500 के आसपास कम से कम लोगों को कांटेक्ट किया फोन के जरिए, और जिन लोगों ने हामी भरी जाने के लिए, क्योंकि देखना पड़ रहा है कि कौन से लोग जो हैं इनको इस सूची में डाला जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि लिस्ट तो बड़ी लंबी है और बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है, और जहां तक कि यहाँ का आंकड़ा है, UAE का आंकड़ा है, लगभग 2 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है ई पोर्टल पे। तो उनमें हमें देखना है कि कौन से लोग हैं जिनको भेजा जा सके। तो इसमें ऐसे लोगों में जो वो हैं जो फंसे हुए श्रमिक हैं, खासकर ब्लू कॉलर डिस्प्लेस्ड वर्कर्स जिनको कह रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, और जो जरूरी चिकित्सा मामलों के कारण से जाना चाहते हैं, और उसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो विजिट वीजा पे यहाँ पे आए थे, टूरिज्म के हिसाब से आए थे, या अपने परिजनों के मिलने के लिए आए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण जो लॉकडाउन हुआ उस कारण वो यहाँ पे फंस गए हैं। तो उन लोगों को देखा जा रहा है कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा जरूरी है जिनको पहली फ्लाइट पे अकोमोडेट किया जाए, और उस हिसाब से सूची बनाने की तैयारी की जा रही है। चलिए कंचन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहन कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पहले भी भारत सरकार इवैक्यूएशन जैसे कई अभियान पहले भी चला चुकी है, लेकिन तब और अब में वक्त बहुत फर्क है क्योंकि अब कोविड संकट का दौर है। ऐसे में आपको भी अनुभव रहा होगा, ऐसे तमाम इवैक्यूएशंस जो होते रहे हैं सरकार की ओर से, इस वक्त ये इवैक्यूएशन कितना चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए? ना केवल आंकड़ा बहुत बड़ा है बल्कि वक्त भी ऐसा है जब कई चुनौतियां सामने हैं।
जी, नमस्कार। बहुत ही बड़ा चुनौती है। मैं समझता हूँ कि एक तो कोविड की वजह से, जैसे आपने कहा, उससे मतलब हालात ही बहुत मुश्किल हो गया है। और दूसरा ये है कि मैं बहरीन में 4.5 साल एम्बेसडर था। तो गल्फ का जो हालात है वो बड़ा स्पेशल है। वहाँ आप देखेंगे तो हमारे एक तो 700,000 लोग हैं, मैं समझता हूँ। उसका एग्जैक्ट नंबर भी हमें पता नहीं है। तो 7 मिलियन लोग हैं हमारे जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं गल्फ में। उनके पास नॉर्मली आप देखेंगे तो उनके पास पासपोर्ट नहीं होता है। तो जल्दी से एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। तो गल्फ से जो इवैक्यूएशन है वो सबसे मुश्किल है, जहां तक मेरी मेरी समझ है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं गल्फ में, वो बहुत ही मतलब छोटे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि बहरीन में 300,000 लोगों के लिए हम लोग 4 लोग थे एम्बेसी में। तो दुबई भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 10-12 लोग होंगे बस। इसलिए जो आपके रिपोर्टर ने कहा वॉर रूम है, वॉर कंट्रोल रूम जी। है, या ये तो आपको 24 घंटा काम करना पड़ेगा लोग, क्योंकि 4-5 लोग मौजूद हैं हर एक कॉन्सुलेट में। तो मैं समझता हूं सबसे मतलब चुनौती वाली चीज यही है कि दुबई या अबू धाबी या बहरीन या कुवैत, सऊदी, जहां पे 3 मिलियन लोग हैं हमारे, वहां यूएई और सऊदी अरेबिया मैं समझता हूं सबसे मुश्किल है, क्योंकि एम्बेसीज बहुत कम लोग मौजूद हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं, लोगों के पास पासपोर्ट अक्सर होता नहीं है। बिना एम्प्लॉयर के परमिशन के उनका जो सिस्टम है वो कफाला सिस्टम कहलाता है। उसके मुताबिक आप एम्प्लॉयर की परमिशन चाहिए आपको, जी। उसके बगैर आप उनको घर नहीं भेज सकते। हालांकि उनके सरकार से हमें पूरी कोऑपरेशन मिल रही है, इसके बावजूद मैं समझता हूं पेपरी कार्रवाई जो होती है गल्फ में वो काफी मतलब मुश्किल है। जी। तो मैं समझता हूं इवैक्यूएशन जो है, एक तो कोविड की वजह से है, दूसरा जो नंबर्स हम देख रहे हैं अभी, मैं समझता हूं ये 200,000 तो अभी शुरुआत है। अगर आप बिल्कुल ही आप सबको पूछेंगे तो ये नंबर और भी बढ़ जाएंगे। और हम लोगों ने एक इवैक्यूएशन प्लान बनाया था 2011 में, जब मैं एम्बेसडर था बहरीन में। तो अरब स्प्रिंग हुआ था, जब 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 हमने सोचा कि इवैक्यूएशन करेंगे। लेकिन ये भी है कि बहुत से लोग वहां ये भी हमसे कहने लगे कि भाई हम वापस जाना नहीं चाहते, हम यहीं रहेंगे। तो वो भी है। तो आपको देखना पड़ेगा, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास मतलब बिल्कुल ही कोई चारा नहीं है, वही आएगा इंडिया। जी, वही बता रहे थे कि प्राथमिकता के आधार पर ये अलग किए जा रहे हैं कि किन लोगों को पहले भेजा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कंचन जी हम देख रहे हैं कि जैसा कि मोहन जी ने कहा कि खाड़ी देशों में खास तौर पर चुनौती बड़ी है। दुबई, शारजाह और अबू धाबी तीनों तरफ से फ्लाइट्स चलाई जाएंगी भारत के लिए। ऐसे में क्या जिस तरीके से आप वॉर रूम की बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ दुबई में ही है या अन्य दोनों जगहों पर भी ये वॉर रूम बनाया गया है? और किस तरह के सवाल, किस तरीके की मुश्किलें वहां पर लोगों को आ रही हैं जिनका निदान करने की एम्बेसी कोशिश कर रही है? ये जो मैं ऑपरेशन रूम की बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये जो मोहन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे श्रमिक हैं, जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं, उनके पास अपना पासपोर्ट नहीं होता है, वो एम्प्लॉयर के पास होता है। तो जब आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं तो पहले ये उसके बाद की प्रक्रिया होती है कि उनके एम्प्लॉयर से भी कांटेक्ट किया जाए ताकि वो आपको पासपोर्ट्स वगैरह मिल जाए। पर इस वक्त यहाँ की सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन के काम जल्दी हो जाएं, जो कागजी कार्रवाई है वो हो जाए। और कल ही ये अनाउंसमेंट हुआ है भारत सरकार की तरफ से, और ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा ऑपरेशन रूम यही नहीं अबू धाबी में भी है और बाकी मिशंस में भी चलाया जा रहा है। और जैसा उन्होंने कहा कि बहुत कम नंबर में यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद हैं, इसलिए इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट बड़ा जरूरी है। तो उनके वॉलंटियर्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस आकर के हमें इस काम में मदद कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हम ये काम को निपटा सकें और सूची बना करके एयर इंडिया को दे सकें, ताकि एयर इंडिया बाद में इस सूची के अनुसार वो टिकट जारी कर सके। तो कंचन जी, जैसे कि हम जानते हैं कि इस सूची को बनाने के लिए ये भी देखा जा रहा है कि किन लोगों को भेजा जाना है, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो क्या ये तमाम व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई हैं?
अभी मेडिकल स्क्रीनिंग का स्टेज जो है वो एयरपोर्ट पे ही होगा, क्योंकि वो हम लोग देखना है कि एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस हैं वो उनको भेजा जाएगा। ऐसे नहीं है कि हर आदमी को भेज दिया जाएगा। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं निकले या किसी और वजह से उनको कोई परेशानी है वहां पे, तो फिर उनको मुश्किल आ सकती है। जी बिल्कुल। मोहन जी, एक और महत्वपूर्ण बात जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि अपने लोगों को वापस लेकर आया जाए, लेकिन जैसे कि एक और कोरोना संक्रमण ना देश में घुसे, उसको हम वैसे ही थामने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारे नागरिकों को भी जो मुश्किलें हो रही हैं हम उनसे भी पार पा सकें। तो ये जो मेडिकल एस्पेक्ट है इस पूरी समस्या का, इस हालात में जबकि हम अपने भारतीयों को, नागरिकों को वापस लाना चाहते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आते ही आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा उन लोगों को। वो भी बड़ी मतलब मुश्किल है, एक अलग जगह में जाके रखना पड़ेगा। ये मतलब आपको एश्योर करना पड़ेगा कि वो यहाँ आके स्प्रेड ना करें कोविड। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये लोग वापस भी जाना चाहेंगे। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, ये लोग सब अगर मौका आप देंगे तो वापस वहीं जाके वो काम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उनके लिए ये हो सकता है कि अभी काम बिल्कुल बंद हो गया हो, क्योंकि सभी जगह कोविड की वजह से एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी कम हो रहा है। जैसे आप समझते हैं कि वो दुकानें बंद हो जाती हैं, सेल्स नहीं होता है, इंपोर्ट नहीं हो सकता है, उन देशों में प्रोडक्शन कम होता है, उन देशों में काफी तौर से सब कुछ बाहर से इंपोर्ट होता है। लेकिन अगर इंपोर्ट ही बंद होता है तो फिर काम नहीं रहता है हमारे लोगों के लिए। तो मैं समझता हूं इनको, ये लोग समझेंगे कि भाई 2-3 महीना या 4 महीना हम केरल या कोई प्रदेश में हम रह लेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। तो मैं समझता हूं ये जो 2-3 महीने का जो अवसर है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की मदद जरूरत पड़ेगी इन लोगों को, बहुत ही सख्त जरूरत पड़ेगी। इनको आप क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसके बाद रीइंटीग्रेशन का होना बहुत जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर रीस्किल कर सकते हैं, फैमिली के साथ जुड़ेंगे, फिर पैसा होगा नहीं। ये जब पहले गल्फ जाते हैं तो बहुत लोन लेके जाते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही एक प्लेन टिकट मिल गया चले जाते हैं। वो मतलब जमीन भेजते हैं या मतलब माँ की मतलब गहने भेजते हैं, उसके बाद जाते हैं ये लोग। 2-3 लाख का उनके पास डेट होता है। मैं मतलब मजदूर की बात कर रहा हूँ आमतौर से, मतलब प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मजदूर जो जाता है, और इनकी बड़ी संख्या है इस समय इन लोगों में जो वापस आना चाहते हैं, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है। मैं समझता हूँ 7 मिलियन है। इन 6 देशों में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो कहा जाता है, सऊदी है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, उसमें 7 मिलियन है। इनसे और जी इन्हीं 6 देशों से 26 फ्लाइट्स हैं जो कि चलाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि जैसा कि आज कहा भी गया है, ये पहला चरण है और चरणबद्ध तरीके से आगे और फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, जिसके बाद इन लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया और रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी आपका और कंचन जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन यहाँ पर हम सब लोगों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो भी लोग विदेश से भारत आना चाहते हैं, वो जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की जाती रही हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी रखें। गृह मंत्रालय वक्त वक्त पर ये SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी दिखाता रहता है। आप कृपया उन सबका पालन भी जरूर करें और ध्यान रहे कि गाइडलाइंस आप सही स्रोत से ही देख सकें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अमित जी, आप रोज बीकाजी भुजिया खाते हैं? नो, रोज नहीं, सिर्फ हफ्ते में 7 दिन। अमित जी loves बीकाजी। आग तो हर वायर पकड़ती है, पर सिर्फ RR काबिल फायर एक्सपायर ना आग फैलाए ना काला जहरीला धुआं। मेरी मानो, अकलमंद बनो और सही चुनो।
दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के साथ फोन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और इसके स्वास्थ्य तथा आर्थिक दुष्प्रभावों पर नियंत्रण के लिए दोनों देशों में किए गए उपायों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने इस संकट से प्रभावशाली ढंग से निपटने पर पीएम कोस्टा की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए एक दूसरे की हर संभव सहायता करने का प्रस्ताव दिया। दोनों नेता कोविड-19 से लड़ाई में अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर भी सहमत हुए। पीएम मोदी ने पुर्तगाल में भारतीय पर्यटकों के वीजा की अवधि बढ़ाने पर धन्यवाद दिया। ये पर्यटक लॉकडाउन के कारण भारत नहीं लौट सके थे। प्रधानमंत्री कोस्टा ने भारत में पुर्तगाल के नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सहायता के लिए आभार प्रकट किया। तो पीएम मोदी ने पुर्तगाल में भारतीय पर्यटकों का वीजा बढ़ाए जाने पर धन्यवाद भी अदा किया। कहते हैं कि मुश्किल के वक्त दुश्मन भी साथ दे देता है, लेकिन शायद इंसानियत की परिभाषा पाकिस्तान पर कतई लागू नहीं होती। ऐसे वक्त में जब खुद पाकिस्तान की आवाम कोरोना से बेहाल है, जहां संक्रमितों की तादाद 21,000 को पार कर गई है, एक और भारत विश्व भर के देशों की सहायता करने में लगा है, तो वहीं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा। हमारी सेना कश्मीर में नागरिकों को आतंकियों और कोरोना से बचा रही है, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी आतंकवाद फैलाने में लगे हुए हैं। एक तरफ पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है और पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन कर रहा है, जिसका भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाक समर्थित आतंकी कश्मीर में अभी भी रह रहकर अपना सर उठा रहे हैं। नाम समिट को संबोधित करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जहां एक तरफ दुनिया कोविड-19 नामक गंभीर बीमारी से लड़ रही है, तो वहीं कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और छेड़छाड़ वाले वीडियो जैसे घातक वायरस फैला रहे हैं। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos. शनिवार देर रात हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इस मुठभेड़ में भारत के 2 अधिकारी और 3 जवान शहीद हुए थे। सोमवार को हंदवाड़ा में ही आतंकियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला कर 3 जवानों को शहीद कर दिया। मंगलवार को भी बडगाम में सीआरपीएफ दल पर हमला किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने हंदवाड़ा में हुई घटना के बाद कहा कि हमें इसका अंदेशा पहले से था कि पाकिस्तान कोरोना के समय में भी घुसपैठ करने से बाज नहीं आएगा। हमारी सेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमें स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमें तो कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के दौरान पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन को रोक देगा या कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार थी। हमें पूरा यकीन था कि इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई जैसे ही बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, इन्फिल्ट्रेशन होगी। इसके लिए हम तैयार थे और उसी के तहत लगातार कार्रवाई चलती जा रही है। इस सब के बीच रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की मंशा जम्मू और कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने की है। पाकिस्तान सीमा पर गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को कश्मीर में घुसाना चाहता है। This terrorism, which is another virus emanating and originating from Pakistan, this is not going to end, it is my perception. Since 1947, we have been suffering terrorism at the hand of Pakistan. And therefore, if you compare COVID-19 and terrorism originating from Pakistan, the life of COVID-19 is very short, another 2-3 months.
but the life of terrorism originating from Pakistan is very, very long. इस बीच पिछले 3 दिन में आतंकी हमले में शहीद सैनिकों को अंतिम विदाई भी दी गई। हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए शहीद मेजर अनुज सूद पंचतत्व में विलीन हुए। मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके घर पंचकुला पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस हमले में एक मेजर, एक कर्नल और 3 जवान शहीद हुए थे। जयपुर में कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। वहीं श्रीनगर में सोमवार को शहीद हुए सीआरपीएफ के 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद चंद्रशेखर, शहीद संतोष कुमार मिश्रा। हम अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं अपने सब फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और हम लोग आने वाले वक्त में जैसा पहले देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा का जो इंतजाम है उनके ऊपर दिन ब दिन हर तरह की जो कड़ाई सख्ताई की जाती है और जो ऑपरेशन हैं वो चल रहे हैं, आइंदा भी उनके अंदर और तेजी लाई जाएगी। दरअसल भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकी कमर तोड़ चुके हैं। ऐसे में ये पाकिस्तान और पाक समर्थित आतंकियों की तिलमिलाहट है कि वो सुरक्षा बलों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सुरक्षा बल भी आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को परिणति तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। वहीं सीमा पर सेना पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा में लगी हुई है, इन आतंकियों का भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकवाद आज के इस मुश्किल दौर में भी रुक नहीं रहा है। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, और आज के विशेष में हम बात कर रहे हैं कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल S.A. हसनैन। आप पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं सेना के 15 कॉर्प्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनरल हसनैन। जनरल हसनैन, हम जानते हैं कि किस तरीके से गुट निरपेक्ष देशों के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सामने रखा कि कोरोना के संक्रमण जैसे मुश्किल हालात के बीच भी कुछ देश हैं जो आतंकवाद और फेक न्यूज़ जैसे वायरस को फैला रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम रविवार से ही देखना शुरू करें तो रविवार, सोमवार और उसके बाद आज भी हमला हुआ है सीआरपीएफ के ऊपर। हमने अपने कर्नल खोया है, हमने अपने मेजर खोए हैं, सीआरपीएफ के जवान खोए हैं। यही नहीं बल्कि जो आम मासूम नागरिक हैं उनकी भी जान जा रही है। लेकिन क्या कारण है कि इस वक्त आतंकवाद की कमर हम तोड़ चुके हैं, लेकिन क्या ये आतंकी गुट फिर से अपनी रीग्रुपिंग कर रहे हैं? क्या कारण है कि आतंकवाद की घटनाएं हमें पिछले 3 दिन से लगातार सुनने को मिल रही हैं? देखिए, मैं अपने जितने जवान जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है, सबसे पहले शुरुआत करता हूं उनको श्रद्धांजलि देकर जी। और उसके बाद मैं आपके सवाल पर सीधा आता हूं। देखिए, पिछले 8 महीने से तकरीबन 5 अगस्त को जब हमारा डिसीजन हुआ था आर्टिकल 370 के बारे में, तब से लेकर और अप्रैल के महीने तक तकरीबन स्टेबिलिटी, स्थिरता कायम रही जम्मू कश्मीर में खास तौर पे। मगर ये पाकिस्तान के लिए के पक्ष में नहीं था, उनकी सिचुएशन के लिए पक्ष में नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर किसी हालत में ये हालत जो भारत ने बनाई है स्थिरता की वो चलती रही तो ये पूरी स्थिति जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी। तो जरूरी था कि जैसे ही बर्फ पिघलने लगे कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दी टेररिस्ट जो हैं वो कश्मीर के अंदर भेजे जाएं, क्योंकि उनकी नफरी कुछ हद तक कम हो चुकी है कश्मीर में। और अब दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए निहायत जरूरी है कि कुछ नफरी जो है टेररिस्ट की वो बढ़ाई जाए। इसके लिए इन्फिल्ट्रेशन अप्रैल के महीने से शुरू किया। 1 अप्रैल को देखा आपने कि एक इंसिडेंट वहां पर हुआ कुपवाड़ा के नॉर्थ के इलाके में, जिसमें 5 दहशतगर्दी मारे गए। 5 हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान जो थे वो उन्होंने वीरगति प्राप्त की। और अब आप देखिए हंडवारा में, अगर बीच में देखिए अगर स्टैटिस्टिकली तो अप्रैल के महीने में तकरीबन 16 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं और 30 दहशतगर्दी मारे गए हैं। मगर इसके साथ साथ हमने तकरीबन 10 अपने जवान भी खोए हैं जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है। ये साफ होता है, इससे जो है स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि जब कोविड-19 की
थ्रेड जो है वो बिल्डअप हुई है पूरी दुनिया में, और भारत की तवज्जो जो है वो कोविड-19 की तरफ ज्यादा है। तो वो समझते हैं कि शायद भारत की फौज जो है कश्मीर में ज्यादा इन्वॉल्व है कोविड-19 के मैनेजमेंट में, और लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है उसके अंदर कम तवज्जो होगी, ढिलाई होगी, तो उसके वजह से शायद वो इस कार्रवाई को बढ़ाना चाहते हैं। जनरल हसनैन, इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारी सेना, एक और हमारी सेना लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना के संक्रमण को भी थामने में वो सिविलियंस की, आम नागरिकों की सहायता कर रही है, वहीं दूसरी ओर आतंकियों से भी वो दो चार हो रही है। तो चुनौतियां तो बहुत बढ़ गई हैं हमारी सेना के लिए, क्या ये मानते हैं हम? बिल्कुल, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एटीट्यूडनली, किस तरीके से दो फौजें किस तरह से अलग अलग सोचती हैं। उधर आप भारत की फौज को देखिए, कोविड-19 की जितनी कार्रवाई हैं, एक्टिविटीज है, उसके अंदर भारत मेनलैंड के अंदर हर जगह पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्वॉल्व है। और आप देखें हंडवारा के अंदर जब ये ऐसा केस भी चल रहा था, जब ये स्थिति पैदा हुई थी, किस तरीके से हमारे लोग, हमारे जवान गए वहां पर सिविलियनों को हॉस्टेज सिचुएशन से निकालने के लिए, और उसके बाद अपनी जान उनको गंवानी पड़ी इसके अंदर। और उस तरफ से आप देखें पाकिस्तान की फौज जो ऐसी हालत को, जो पूरी दुनिया इस मारामारी के बीच में फंसी हुई है, भारत के अंदर ऐसी स्थिति को लेकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मगर इसमें आप देखेंगे कि ये एक महीने की बात है, आगे की आप बातों को देखते रहेंगे, देखिए सिचुएशन को देखते रहेंगे, ये कोशिशें जारी रहेंगी, मगर भारत की फौज जो है इसके लिए तैयार है। जैसे सीडीएस साहब ने भी कहा है कि इसके बारे में हमें अनुमान था पहले, और इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत हरकत हो रही है इस वक्त, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हर जगह हो रही है, और कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट जो है वो अंदर भेजे जाएं, मगर इसको काउंटर करने के लिए भारत की फौज पूरी तैयार है। जी बिल्कुल, भारत की फौज पूरी तरह तैयार है। लेकिन जनरल हसनैन, एक और हम पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो 21,000 से ज्यादा वहां पे कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हो गया है। वहां की आवाम अपने प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लॉकडाउन हमें खोलना ही पड़ेगा, यानी लोगों की जान की उनके लिए कोई कीमत नहीं है। ऐसे में क्या अपेक्षा कर सकते हैं पाकिस्तान जैसी सरकार से जो विफलता की ओर लगातार अग्रसर है? देखिए, पाकिस्तान का रवैया जो है वो पूरी दुनिया जानती है। आप देखें पाकिस्तान का पूरा केस जो था FATF के अंदर था, अभी हाल में थोड़ा 3-4 महीने के लिए उनको छुटकारा दिया गया है, मगर पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का एक गढ़ है, वहीं से सब कुछ ये शुरुआत होती है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी एक शैम डेमोक्रेसी है। आप देख रहे हैं कि उनका प्रधानमंत्री जो है वो भी एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ना कि इलेक्टेड मगर एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। वहां पर फौज का सब कुछ चलता है, फौज के लिए सब कुछ है कि कैसे दहशतगर्दी बढ़ाई जाए, कैसे जम्मू कश्मीर में भारत को अनस्टेबल किया जाए, और जैसी हालत भारत में इस वक्त पैदा हुई भी है उसका कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। ये पाकिस्तान का रवैया रहा है और रवैया रहेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में हमारी सेना के सामने जरूर चुनौती बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके से हमारी सेना इन आतंकियों की कमर तोड़ रही है उसके चलते पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम सफल होंगे, और जम्मू कश्मीर के आवाम की सुरक्षा और उनका विकास हमारे लिए प्राथमिकता है और रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल हसनैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि MBBS पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई को होगा। वेबिनार के माध्यम से छात्रों के साथ संवाद करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बारे में घोषणा की है। उन्होंने साथ ही JEE मुख्य परीक्षा की तिथियों की भी घोषणा की और कहा कि CBSE बोर्ड के बचे हुए विषयों की परीक्षा की तारीख की भी घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को वेबिनार के माध्यम से देश भर के छात्रों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी छात्रों की चिंताओं का समाधान करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कई अहम ऐलान किए। उन्होंने ऐलान किया कि मेडिकल कॉलेजों के MBBS कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा अब 26 जुलाई को होगी। पहले ये परीक्षा 3 मई को होनी थी, जिसे लॉकडाउन के चलते टाल दिया गया था। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए JEE मुख्य परीक्षा अब 18 से 23 जुलाई के बीच होगी, जबकि JEE एडवांस परीक्षा जो पहले 17 मई को होनी थी वो अब अगस्त महीने में होगी। हमने तय किया है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये JEE की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं
26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई केवल 29 मूल विषयों की ही परीक्षा लेगा, वैकल्पिक विषयों की परीक्षा नहीं ली जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं 1 जुलाई से होंगी, जबकि 1 अगस्त से नया सत्र शुरू होगा। जल्दी से आज या कल में हम कोई निर्णय लेने वाले हैं कि आपकी सीबीएसई बोर्ड की 30 तारीख में परीक्षा होगी। 83 पेपर रह गए हैं, 83, लेकिन ये सब वैकल्पिक हैं। केवल 29 जो मूल विषयों के, वो मूल कौन कौन से विषय हैं उनको आप उस साइट से देख लीजिए और उन्हीं की आप तैयारी करिए। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आईआईटी और एनआईटी संस्थानों से इस साल फीस न बढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि सीबीएसई और एनसीईआरटी की किताबें सभी राज्यों को उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि छात्रों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों के बारे में उन्होंने कहा कि 80% से अधिक छात्र अपने घर जा चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री के ऐलान से देश भर के छात्रों ने राहत की सांस ली है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर एनसीसी की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने एनसीसी के 17 डायरेक्टरेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के समय में एनसीसी के कैडेट्स की ओर से दी जा रही सेवाएं सराहना के योग्य हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार एनसीसी का विस्तार तटीय और सीमावर्ती इलाकों में भी करने जा रही है। इस क्राइसिस में एनसीसी कैडेट्स की और हमारे डायरेक्टरेट्स की जो भूमिका है उसकी मैं सराहना कर रहा हूं और हमारे एनसीसी कैडेट्स का जो बहुमूल्य योगदान है उस पर हमको पूरी तरह से नाज है। एनसीसी को हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी एक इच्छा है कि ये आगे जाना चाहिए और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इसका और एक्सपेंशन होना चाहिए। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एनसीसी यूनिट्स का कोस्टल और बॉर्डर के एरियाज में भी एक्सपेंशन होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 14वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, निगरानी और आकलन किया गया। बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कि अब मृत्यु दर करीब 3.2% और रोगियों के ठीक होने की दर 25% से अधिक है। देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कंटेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है। मंत्री समूह ने पीपीई, मास्क, वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता नियंत्रण के सख्त उपाय करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रैंडम जांच पर भी जोर दिया गया। मंत्री समूह ने मंत्रालयों और अधिकार प्राप्त समूहों के कार्यों पर संतोष प्रकट किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कंटेनमेंट रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इससे राज्यों को कोविड-19 के ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधन में सहायता मिल रही है। लॉकडाउन की तीसरी मियाद बढ़ने के साथ साथ लोगों की मदद और छात्रों को मदद करने की मुहिम भी तेज हो गई है। खासकर अपने घर से दूर दूसरे राज्यों के मजदूरों को मदद करने के लिए कई संगठन और ऑफिसर्स भी आगे आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक ऐसी ही एक मुहिम को दीपिका देशवाल आगे बढ़ा रही हैं। लॉकडाउन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पेशे से इतर लोगों की शिद्दत से मदद कर रहे हैं। पंजाब सरकार में डीएजी ऑफिसर दीपिका देशवाल ऐसा ही एक नाम है जो गरीब लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ उन्हें घर तक पहुंचाने में भी भरपूर मदद कर रही हैं। मोस्टली पंजाब से काफ़ी कॉल आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये सब है। कई बार दिल्ली से भी आते हैं। तो मेरा जो बेस्ट होता है, बी पराग है, संग्राम है, उसके काफ़ी नोन थे। तो इन सब लोगों ने कांटेक्ट किया और मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की और उनकी पूरी मदद की। दीपिका के इस अंदाज की तारीफ बॉलीवुड तक भी पहुंच गई है। मशहूर कलाकार राजपाल सिंह कहते हैं, दीपिका आप जो हैं, जैसा मैंने सुना कि लोगों को सही सलामत उनके घर तक पहुंच जाने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई।
संग्राम सिंह, मशहूर सिंगर बी पराग और देशी कलाकार केडी ने भी दीपिका देशवाल की तारीफ के कसीदे गढ़े हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो इतने जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, वाकई सराहनीय पहल है। इतने लोगों को उन्होंने, जो बेचारे दिल्ली में फंसे हुए थे और कई स्टेट्स में जो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, उनको अपने घर सही सलामत उन्होंने पहुंचाया। दीपिका जी ने बहुत बड़ा पुण्य आप कमा रही है कि लोगों को उनके घरों तक पहुंचा रही है। आप इसमें लगे रहिए, ये अच्छा काम आप करते रहिए। बिहार के गया जिले के 19 परिवार जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे और लुधियाना में फंस गए, उन्हें भी दीपिका ने सहारा दिया। वैष्णो माता जी के दर्शनार्थ आए थे, इधर लौटते वक्त लुधियाना में लॉकडाउन में हम लोग फंस गए हैं। दीपिका जी के माध्यम से प्रशासन द्वारा हमें राशन सामग्री मिली। दीपिका जैसी कोरोना योद्धा ने लॉकडाउन में लोगों की मदद कर उम्मीदों का एक दिया जलाया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें विदेशों से। अमेरिका के कई राज्यों ने घरों में रहने वाले नियमों में छूट दी है। कोविड-19 महामारी के खतरे की वजह से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए अब ढील दी जा रही है। वर्जीनिया, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया सहित कई राज्यों ने मॉल, सैलून, स्टोर खोलने की अनुमति देनी शुरू कर दी है। और ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा इटली की संख्या को पार कर गया है। मंगलवार को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में अब तक 32,000 लोगों को इस घातक बीमारी से उनकी मौत हो चुकी है, जो किसी यूरोपीय देश में सबसे अधिक है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साप्ताहिक आंकड़ों में बताया गया है कि इंग्लैंड और वेल्स में 7,000 से अधिक मौत हुई, जिनके बाद ब्रिटेन में ये आंकड़ा 32,313 तक पहुंच गया है। जर्मनी में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में गिरावट जारी है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के संक्रमण रोग के प्रमुख लोथर विलेर ने इसे एक अच्छी सफलता बताया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी उन्होंने अहम बताया। आरकेआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में 685 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,83,000 से ज्यादा हो गई है। Wir haben uns ja einen großartigen Erfolg zusammen erkämpft, das muss man so sagen. Und wenn और वहीं बांग्लादेश की बात करें तो यहां बैंकों के सामने लंबी कतारें दिखाई दी। दरअसल 16 मई तक लॉकडाउन है और वहां चौथी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। बांग्लादेश में 10,000 लोग अभी तक कोविड-19 से संक्रमित हैं और 182 लोगों की बांग्लादेश में मौत हुई है। तो लॉकडाउन जारी रखें, किस स्तर का लॉकडाउन जारी रखें और कितनी ढील दी जाए, इस पसोपेश में है काफ़ी देश, लेकिन कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं ज़्यादातर देश। फिलहाल यहाँ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें डीडी न्यूज़ पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।